Good morning to all of you. Jai Hind everyone. This is Pooja Upadhyay from Shriram Public School. Today we are going to start with a new chapter, that is forms of business organization. So let's start with the today's topic. Forms of business organization. Today we are going to see different kinds of the business organization and how they are running. What are their features, qualities, advantages and disadvantages. Okay. First of all, what is business? A business refers to that economic activity in which a transaction take the place with the goods and service that is also on a regular basis. ठीक है. नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरी. बिजनेस के तीन कैटेगरी है, ध्यान से सुनिएगा. आई एम सॉरी. प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर. स्टूडेंट, this is not private company, public company and joint company. This is private sector. Clear out it. Okay. Public sector and joint sector. There are three broad category. Okay. So let's start with the first one. Private sector. A private sector, it is the enterprises which is owned, managed and controlled by private individual. For example, Reliance Industry. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं? जिसको प्राइवेट लोग मैनेज करते हैं, ओनरशिप होते हैं, कंट्रोल करते हैं. सिंपल मीनिंग में वो कंपनी, वो सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो होता है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन ना के बराबर होता है, गवर्नमेंट होती ही नहीं है, ऐसी सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर. क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर. क्लियर हुआ. नेक्स्ट हमारा पब्लिक सेक्टर, एग्जैक्ट उसी का अपोजिट. इट इज़ ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट. अब यहाँ पे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर नहीं होता. ये टोटली किसके अंडर में होती है? गवर्नमेंट के अंडर में. किसके अंडर में होती है? गवर्नमेंट के अंडर में. जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक. जॉइंट सेक्टर सिंपल है, प्राइवेट पब्लिक पढ़े, दोनों को ज्वाइन कर दो. प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर इज इक्वल टू जॉइंट सेक्टर. इट इज़ ओन बाय बोथ प्राइवेट एज वेल एज द public sector together. Under this, management is done by the private, right? But the management is under the supervision of the government. Okay. Example, मारुति उद्योग. सॉरी, मारुति उद्योग. क्लियर हुआ? तीनों समझ में आ गया. प्राइवेट सेक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें गवर्नमेंट ना हो, सिर्फ प्राइवेट लोग अपने आप कंपनीज को मैनेज करें, एंटरप्राइजेस, शॉप्स, जो भी है बिजनेस, ठीक है, उसको मैनेज करें, कंट्रोल करे और उसकी ओनरशिप वो खुद होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता. पब्लिक सेक्टर क्या है? वो है जहाँ पे ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट की होती है. ठीक है. जॉइंट सेक्टर क्या है? जहाँ पे ओनरशिप दोनों की होती है, प्राइवेट की भी और गवर्नमेंट की भी. ठीक. आज हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. अब हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में कितने टाइप्स की बिजनेस है. एक स्टोरी सुनाते हैं बिजनेस से रिलेटेड. सबसे पहले जब ये प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट हुआ तो किसी एक इंडिविजुअल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है. एक अकेले आदमी ने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें वो खुद अकेले ही ओनर था, अकेले ही सारा मैनेजमेंट करता था. जितनी भी उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी होती थी, वो सारी की सारी एक्टिविटी वो अकेले ही करते थे. जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था वो भी वो अकेले ही करते थे. ठीक है. जितनी प्रॉफिट होती थी वो भी वो अकेले ही लेके जाते थे. ऑफकोर्स जब सारा काम अकेले कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी अकेले ही लेके जाएंगे. ठीक है. उसके बाद बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था. ठीक है. कोई परेशानी नहीं थी. लेकिन धीरे धीरे समय बीता गया, थोड़ा सा दिक्कत होने लगा. क्या? अब उनको ये लगने लगा कि मैं कब तक छोटे से बिजनेस में रह जाऊंगा, कभी ना कभी तो मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करना है. ठीक है. लेकिन मैं अकेले कैसे पूरा हैंडल करूं? इसलिए वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अकेले सब कुछ संभाल नहीं पा रहे थे. ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, प्रॉफिट तो बहुत हो रहा था, बट वो अकेले कहाँ कहाँ संभालते. इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक और आदमी को अपने बिजनेस में ज्वाइन कर लिया. पहला बिजनेस हमने कौन सा देखा? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जिसमें वो अकेले थे. अब उन्होंने क्या किया, किसी एक और के साथ में एक और लोगों को अपने साथ बिजनेस में इन्वॉल्व किया. इसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. अब दो लोग हो गए एक की जगह. ठीक. अब वो दो लोग मिल करके पूरा बिजनेस संभाल रहे थे. जो भी प्रॉफिट होता था आधा आधा लेके जाते थे. ठीक. सारा काम दोनों मिलकर करते थे. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. अचानक से प्रॉब्लम आ गई. क्या? अब उन दोनों की रिलेशन को अच्छे से देखते हुए लोगों को ये चीज़ बुरी लगने लगी. कुछ लोगों ने पार्टनर्स के कान भरने लग गए. जैसे
यार सारा काम तो आप अकेले कर रहे हो, फिर भी वो आधा प्रॉफिट ले लेता है। यही चीज़ उनके पास भी बोलने लगे कि सारा काम तो आप करते हो, फिर भी प्रॉफिट वो ले ले रहे हैं। यानी कि उन दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा होने लगा। तो वो दोनों ने अपना बिजनेस अलग कर लिया। ठीक है, जब पार्टनर थे दोनों तो वो पार्टनरशिप था, लेकिन जब दोनों अलग अलग हो गए तो पार्टनरशिप बिजनेस भी यहाँ पे क्या हो गया, बंद हो गया। अगर वो दोनों भाई भाई होते तो ये प्रॉब्लम होती क्या, शायद होती, बट 10% चांस थे। लेकिन वो दोनों ही एक अलग अलग इंडिविजुअल्स थे ना, इसीलिए थोड़ी सी बात में अलग हो गए। उसके बाद हमने तीसरा बिजनेस स्टार्ट किया, जॉइंट इन द फैमिली। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो बिजनेस होता है वो पूरी की पूरी फैमिली मिल करके साथ में करती है, एक फैमिली पूरी उसमें इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे वो जो बिजनेस सोल ट्रेडिंग कंसर्न जिन्होंने शुरू किया था, फिर पार्टनरशिप किया, फिर झगड़ा हो गया तो बदल दिए। अब उन्होंने क्या किया, अपने ही फैमिली मेम्बर्स को कहा कि अब मुझे बाहर वालों के साथ बिजनेस नहीं करना, एक काम करता हूँ मैं अपने घर के लोगों को ही अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करता हूँ। और फिर उन्होंने जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। वो सबसे बड़े थे घर में, सारा डिसीजन वो लेते थे, बाकी जो उनके छोटे भाई थे वो उनको सपोर्ट भी करते थे। बिजनेस सब कुछ प्रॉपर चल रहा था। ठीक, फिर धीरे धीरे एक इसमें भी एक प्रॉब्लम होने लग गई। क्या, कि आपस में भाइयों का ही नहीं पट रहा था। राइट, कलयुग है, भाई भाई का झगड़ा होना तो आम बात है। ठीक है, तो फिर ये बिजनेस भी ठप हो गया। क्यों पता है, क्योंकि भाई लोग आपस में बंटवारा कर ली, अलग अलग हो गए। अब आप कहोगे मैम घर से अलग हुए तो बिजनेस तो एक ही रहा होगा। माय डियर, जॉइंट इन द फैमिली का नाम ही बताता है कि ये बिजनेस सिर्फ जॉइंट फैमिली कर सकती है, और वो भी सिर्फ हिंदू फैमिली होनी चाहिए। अगर फैमिली डिवाइड हो चुकी है तो जॉइंट इन द फैमिली भी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा। जॉइंट इन द फैमिली सिर्फ जॉइंट फैमिली वाले ही स्टार्टअप कर सकते हैं एज अ मेंशन। ओके, उसके बाद फिर वो अकेले हो गए। अब उनको किसी एक इंडिविजुअल पे तो भरोसा नहीं था कि वो पार्टनरशिप खोल ले। अपने भाइयों से भी भरोसा चला गया कि जॉइंट इन द फैमिली फिर से खोल दे। इसलिए अब उन्होंने कहा मैं काम करता हूँ, सोसाइटी के 10-15 लोगों को बुला लेता हूँ और हम सब मिल करके बिजनेस करते हैं। ठीक है, 10 लोगों को बुला करके बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। जब 10 लोग रहेंगे तो चीटिंग होने के चांस कम है, डिस्प्यूट के चांस कम है। एक झगड़ा करेगा तो दूसरा संभाल लेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट किया। ये मिनिमम 10 मेंबर से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे इन लोगों का पर्पस क्या था, जो भी हम लोग इनकम अर्न करेंगे वो आपस में शेयर कर लेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट तो मोटिव होता नहीं है। अब कोऑपरेटिव नाम से पता चल जाता है कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करने का नेचर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लोग आपस में रजिस्टर्ड करके शेयर इश्यू करके मेंबर बन गए और बिजनेस स्टार्ट हो गई। इस बिजनेस का मेन मोटो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है, और बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई कि इसका जो लेवल था वो लोकल रीजनल लेवल तक ही पहुंच पाया, क्योंकि यहाँ जो कंट्रीब्यूशन है वो आपस में मेंबर कर रहे हैं तो वो बहुत कम है। इसीलिए बिजनेस इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच नहीं पाया। और कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उनका मेन मोटो क्या रहता है, बिजनेस करना है, लेकिन एक ना एक दिन इंटरनेशनल लेवल पे तो जाना है। वहाँ जा कर के फिर हमेशा के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ही टिकना है। लेकिन ये वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। ये एक इसकी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि कैपिटल कम थे ना, लाइबिलिटी थी, कैपिटल कम था। तो लास्ट वाला हमने क्या किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी ही स्टार्ट किया। पहले उन्होंने सोचा सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जब मैं अकेला था, फिर पार्टनरशिप फंड तो मैंने एक और फ्रेंड को मिला लिया, बिजनेस किया, फिर उसने मुझे झगड़ा करके छोड़ दिया। तो फिर मैंने अपने फैमिली के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, जॉइंट इन द फैमिली। उन्होंने भी मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। फिर मैंने कोऑपरेटिव में बिजनेस स्टार्टअप किया, लेकिन मैं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा था जहां तक पहुंचने का मेरा ड्रीम था। तो मैंने क्या किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट किया। मतलब किसी एक से हेल्प लेने से अच्छा, फैमिली से हेल्प लेने से अच्छा, 10-15 लोगों से हेल्प लेने से अच्छा बेटर है कि पूरी दुनिया से हेल्प ले लूँ ना। तो जाकर के उन्होंने क्या स्टार्टअप किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है ये एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस कंपनी के ओनर्स बनने के लिए आपको शेयर सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है, उसके बाद आप इसके मेंबर बन जाते हैं। जनरली जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो ओनर होते हैं वो लाखों में होते हैं बेटा, 1, 2, 10, 15 नहीं, लाखों में होते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ही अभी रिलायंस इंडस्ट्री का ओनर बनना है, सिंपल है, उस कंपनी के शेयर परचेस कर लो, आप भी उस कंपनी के ओनर बन जाओगे। ये उसका मेथड है, हो गया। तब जब जॉइंट स्टॉक कंपनी उन्होंने ज्वाइन किया, तब जाकर के उनका लेवल इंटरनेशनल पहुंच गया और उनका सपना कंप्लीट हो गया। ये शॉर्ट में हम स्टोरी समझा दिए। अब हम एक काम करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ गए थे कि हमें इतनी बड़ी जर्नी तय करनी पड़ी। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, it is such a business organization which is owned, managed and its activity done by private individual alone is called sole trading concern. ओके ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको एक आदमी अकेले हैंडल करता है। ठीक, सोलो मीन्स सिंगल, ट्रेडिंग मीन्स सोलो मीन्स सिंगल, ट्रेडिंग मीन्स बिजनेस। इट इज़ वन मैन शो बिजनेस यूनिट। ठीक है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि जैसे आपके पान की दुकान और किराने की दुकान, चाय वाले की दुकान, ठीक है, टिक्की वाले की दुकान, ये सारे एग्जांपल है सोल ट्रेडिंग कंसर्न के, जहाँ पे एक अकेला इंडिविजुअल सारे बिजनेस को अकेले ही हैंडल करता है। वो अकेले ही उस बिजनेस के अकाउंटेंट है, उसके लेबर हैं और उसके ओनर हैं, मैनेजर हैं, सब कुछ है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा ये कह के कि मैम किराने के स्टोर में तो कभी कभी 2 लेबर भी रहते हैं। दे आर अ लेबर, okay, they are not the member, not the owner or something else, they are the labor, they get the salary for their work, okay, but मैनेजमेंट किसके अंडर में, एक अकेले आदमी के अंडर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, ये एक अकेले आदमी का पूरा बिजनेस होता है, राइट। अब ये जब बिजनेस एक अकेले आदमी पूरी तरह से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी क्वालिटी क्या है, उस बिजनेस का क्वालिटी क्या है जो ये पॉसिबल हो पा रहा है, राइट। सो हम देखते हैं इनके फीचर। सबसे पहला सिंगल ओनरशिप। ये बिजनेस कैसा है, सिंगल ओनरशिप का बिजनेस है। कैसा है, सिंगल ओनरशिप का, यानी कि ऐसे बिजनेस में जो ओनर होते हैं वो सिंगल इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक, सेकंड है इजी फॉर्मेशन, सिंपल है। ऐसे बिजनेस को ना रजिस्ट्रेशन लगता है ना लाइसेंस लगता है, सिंपल है। अपने पास जो भी पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस स्टार्टअप कर दो। चाय की दुकान खोलनी है, सिंपल है, बर्तन ले आओ, दूध चीनी चाय पत्ती लाओ, बनाओ और ग्लास में चाय छान के कस्टमर को बेचना स्टार्ट कर दो, बिजनेस स्टार्टअप हो गया। इस बिजनेस के लिए किसी से भी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं लगता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है, किसी की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही सिंपल है, इसीलिए तो कहा गया है देयर इज़ अ वेरी इजी फॉर्मेशन ऑफ द सच काइंड ऑफ द कंपनी। ओके, less capital to start the sole trading concern, you no need a huge amount of capital। थोड़ा बहुत पैसे से भी आप अपना ये बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सब्जी का बिजनेस स्टार्ट करना है, सिंपल है, 10 पेड़ की सब्जी लाओ, 5-5 किलो लाओ, कितना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500, 600, 1000। 1000 की सब्जी लाए, ठेले पे लगा दी और बेचना स्टार्ट की, स्टार्ट हो गया सोल ट्रेडिंग कंसर्न, राइट। कितना लगा, 1000 ओनली। यानी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो सोल ट्रेडिंग में बहुत ही कम कैपिटल लगता है, दैट्स व्हाई हियर वी से दैट इट इज़ द लेस कैपिटल रिक्वायर्ड कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, नाउ द नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब क्या होता है पता है, हम लोगों की लीगल आइडेंटिटी क्या होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्लियर। वैसे ही बिजनेस की भी एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है उसका कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जब तक बिजनेसमैन जिंदा है तब तक बिजनेस है, जब तक बिजनेसमैन नहीं रहेंगे तब बिजनेस भी नहीं रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। यानी यहाँ पे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में बिजनेस और उसका ओनर दोनों ही सेम पर्सन है। ठीक है, अगर ओनर बीमार हो गया तो बिजनेस भी बीमार हो जाएगा। आई मीन टू से बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा ना, उस दिन दुकान खुलेगी ही नहीं जिस दिन ओनर बीमार हो गए, राइट। सो इसीलिए कहा गया है देयर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस। नेक्स्ट है नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने पहले ही कहा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब जब यहाँ वो एक अकेले ओनर सारे एक्टिविटीज़ को हैंडल कर रहे हैं, पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिसीजन क्या होता है, क्विक होता है। किसी भी चीज़ का जब हम डिसीजन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। डिस्कशन कब करते हैं और किसके साथ, जो अदर पार्टीज इन्वॉल्व है हमारे बिजनेस में, राइट।
लेकिन जब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कोई और है ही नहीं उस अकेले बिजनेसमैन के अलावा, तो डिस्कशन किससे करना है? किसी से भी नहीं, राइट? तो जो भी मैटर पे डिसीजन लेना है वो अपने आप जल्दी ले सकते हैं, इसीलिए कहा गया है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्विक डिसीजन पॉसिबल होता है। अब नेक्स्ट है बिजनेस सीक्रेसी। आपने कभी सुना है चाय वाली दुकान को गोलगप्पे वाले, आई मीन पानीपुरी वाले, आलू टिक्की वाले, कि आपको पूरे पब्लिक को बताते हो, सुनो सुनो सुनो, आज मेरी कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ, मैं अपनी चटनी में ये चीज़ें डालता हूँ इसीलिए मेरी चटनी इतनी फेमस है। कभी आपने सुना है बदनाम समोसे वाले से कि उसका समोसा इतना फेमस क्यों है, क्या सीक्रेट है बताते हुए? बिल्कुल भी नहीं, राइट? यानी कि जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न होती है वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सीक्रेटली रखते हैं, दे नॉट डिस्क्लोजिंग टू एनी वन, ओके? इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे हाई बिजनेस सीक्रेसी होती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबल गर्दन, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबल गर्दन। विराट कोहली जी का ऐड आता है ना टूथब्रश वाला, इट इज़ लाइक दैट। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ऐसा बिजनेस है जो फ्लेक्सिबल नेचर है, यानी अगर आपको समझिए कि जो लाइन ऑफ द बिजनेस आपने स्टार्टअप किया है वो नहीं चल पा रहा है, तो आप क्विकली अपने डिसीजन का लाइन चेंज कर सकते हैं। यानी जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, मान लीजिए वो प्रोडक्ट गुड्स नहीं चल पा रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन में आप ये गरम आइटम बेच रहे हो जैसे पकौड़ी, भजिए वगैरह, ठीक है? फिर समर में यानी जब गर्मी आ गई, अब समर में तो लोग खाते पीते हैं लेकिन बहुत कम पीते, तो आपने सडनली अपना बिजनेस चेंज करके गन्ने का जूस बेचना स्टार्ट कर दिए, मैंगो जूस बेचना स्टार्ट कर दिए, तो वो बिजनेस चलने लगा। तो ये चीज़ें सोल ट्रेडिंग कंसर्न में पॉसिबल होती है क्योंकि उनका कैपिटल बहुत कम लगता है, इसीलिए हम लोग क्विकली अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? क्विकली अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है इट इज़ अ फ्लेक्सिबल। डू यू थिंक कि रिलायंस इंडस्ट्री अगर चाहे कि नहीं अब मुझे पेट्रोल नहीं सप्लाई करना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करनी है, अब मैं कपड़े की फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ पे कैपिटल बहुत सारा गया है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, मिलियन खरबों अरबों में वहाँ पे कैपिटल लगा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम, बट फॉर सोल ट्रेडिंग कंसर्न इट इज़ वेरी ईजी, राइट? तो इसी को कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी दो चीज़ की होती है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की, और दूसरी जो भी आप पेमेंट यानी अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं लोन लेकर के या फ्रेंड्स लोगों से लोन लेकर के, बैंक लोन लेकर के, तो उसकी लायबिलिटी होती है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा लोन ले सकते हैं जितना मन करे, ये ऐसा नहीं होता है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि जो भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी सी कम, जो भी है भैया आपकी अकेले की है, उसको शेयर करने के लिए कोई नहीं आएगा, ठीक है? और जो भी लायबिलिटी यानी लोन्स वगैरह आपने लिया है बैंक से, फ्रेंड से, उसको भी आपको ही पे करना है। इन केस बिजनेस से आप नहीं पे कर पाते हो तो यहाँ पे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी टच होगी माय डियर, बिकॉज आप और आपका बिजनेस यहाँ पे सेम हो, आप दोनों अलग अलग नहीं हो, रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके बिजनेस का, आप सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। इसीलिए इनकेस अगर आप अपनी कोई भी लाइबिलिटी पे नहीं कर पाते हो, बैंक लोन या और कुछ, तो उस केस में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी टच किया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है लैक ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? टू गेट द इकोनॉमिकल बेनिफिट, डिस्काउंट, कमीशन, समथिंग लाइक दैट। If your company is very large, that time you going to purchase the product, raw material or something else in a large quantity. When you go to purchase anything in a large quantity, you will get the discount offer, right? That part of the discount which deducted from the MRP price, that is your income, right? That is your economic scale. Economic of scale means you purchase in a large quantity, that's why you got the discount as a economic benefit. But it is not so in soul trading concern. Why?
as its size of the business is very small, so he is purchasing also in a small quantity, that's why he will not get the सच बेनिफिट. ओके, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब ये है कि इनका बिजनेस बहुत छोटा है, तो ये जो भी गुड्स खरीदते होंगे रॉ मटेरियल और समथिंग, वो भी कम क्वांटिटी में ही लेते होंगे, इसलिए इनको इकोनॉमिक बेनिफिट लार्ज प्रोडक्शन वाला नहीं मिल पाता है. ठीक है. नेक्स्ट है नो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग. ये तो आपको पता है, जब अकेले हैं तो किसके साथ शेयर करेंगे, राइट. नेक्स्ट है नो डिस्प्यूट. यहाँ झगड़े भी नहीं होते, झगड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए, ये अकेले ही हैं तो झगड़ा भी नहीं होगा. लैक ऑफ द मैनेजरियल स्किल. अब ये तो जरूरी नहीं है कि जो अकेले आदमी पूरा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो एक अच्छा ओनर है, अच्छा मैनेजर है, अच्छा कंट्रोलर है, नहीं ना कोई तो कमी होगी. तो यहाँ पे क्या होता है, मैनेजरियल स्किल कम होती है, क्योंकि एक अकेले आदमी को सारा कुछ हैंडल करना है, तो वो स्पेशलाइज्ड नहीं हो पाता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में. ठीक है. नेक्स्ट है लास्ट वन, सिंगल मैन शो. ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल मैन शो. क्या कहते हैं, सिंगल मैन शो. टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, पार्टनरशिप फर्म, वी डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो. Student, today your homework is something different. Today you have to write the explanation. Yes, the features which I teach you, which I explain you today, that features of sole trading concern explanation you have to write by your own, and the definition of the sole trading concern write down by your own only. After that, in evening schedule, I want the answer. Out of these all features, you have to bifurcate, divide the merits and demerits. What are the good point and what are the bad point? What are the advantage and disadvantage of the sole trading concern out of that features only. ठीक है. जो फीचर्स मैंने करा दिया है उसमें से आपको एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ये हमें बताना है इवनिंग क्लास में. ओके. सो टुडे वी स्टॉप हियर. हैप्पी एंड स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद.